नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा बीएफएम मेंटरशिप प्रोग्राम जून 2026 का सेकंड सेशन है। तो आज हम लोग अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारा तरीका वही रहेगा समझने का। सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, उसमें जो की आइडियाज़ है वो अलग से बताऊंगा, जो भी इनहेरेंट फार्मूलाज हैं वो समझेंगे और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और फिर दोस्तों उस पर जो है किस प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं करवाऊंगा और फॉर्मूला फ्लैश कार्ड आपको अलग से बताऊंगा। और दोस्तों जहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं तो प्रीवियस ईयर आपको सेपरेटली बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन को पहले कंसेप्ट के साथ। तो पहला कंसेप्ट आपके स्क्रीन पर है। ये कंसेप्ट बेस्ड है दोस्तों फॉरेक्स डीलिंग रूम से रिलेटेड। लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेक्स डीलिंग रूम। तो सबसे पहली बात है कि ये फॉरेक्स डीलिंग रूम होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फॉरेक्स डीलिंग रूम। तो देख सकते हैं दोस्तों, सोच लीजिए कि एक ऐसा रूम है बैंक के अंदर जहां पे डीलर बैठकर क्या कर रहे हैं। डीलर बैठकर दोस्तों डॉलर, यूरो, पाउंड जैसे करेंसी को क्या करते हैं, बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। राइट, डीलर बैठ के क्या कर रहे हैं कि ये सब करेंसी को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो यही रूम बैंक का प्रॉफिट सेंटर होता है। तो इसको इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बैंक का प्रॉफिट सेंटर भी बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों इनको प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों रेट थोड़ा कम पर बाई कर सकते हैं और थोड़ा ज्यादा पर सेल किया जाता है। मतलब कि कम रेट पे आप क्या करते हैं, खरीदते हैं। राइट, थोड़े कम रेट पे बाई करते हैं और थोड़े ज्यादा रेट पे हम सेल करते हैं। राइट, तो एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या कहता है, देखिए, फॉरेक्स प्रॉफिट यदि निकालना हो तो सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट इनटू अमाउंट। ये रूल है, सिंपल सा रूल है कि फॉरेक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट इनटू अमाउंट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बैंक जो है डॉलर खरीद रहा है 83.10 रुपीज पे और बेच रहा है 83.30 रुपीज पे। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 0.20 रुपीज पर डॉलर, इतना का प्रॉफिट हुआ। राइट, तो यही कहता है कि फॉरेक्स प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग रेट में से बाइंग रेट माइनस कर दीजिए और अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जो सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट है वो आपको बताएगा कि एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हुआ और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल फॉरेक्स प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, अगर ये तो समझ में आ गया। दूसरा इसमें कंसेप्ट है वो है फंक्शनल सेग्रीगेशन, जो कि गोल्डन सेपरेशन होता है फ्रंट, मिड और बैक ऑफिस का। तो बैंक में फॉरेक्स का काम 3 टीम में डिवाइडेड होता है। तो एक तो होता है हमारा फ्रंट ऑफिस, दूसरा होता है मिड ऑफिस, तीसरा होता है बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस क्या करता है दोस्तों, डील करता है। राइट, फ्रंट ऑफिस डील करेगा। मिड ऑफिस क्या करेगा, रिस्क चेक करेगा। रिस्क चेक करने का काम मिड ऑफिस का है। और जो सेटलमेंट है, कंफर्मेशन है, रिकंसिलेशन है, इसको हैंडल करता है बैक ऑफिस। तो डील को सेट करना फ्रंट ऑफिस का काम है, मिड ऑफिस का काम है रिस्क चेक करना और बैक ऑफिस का काम है सेटलमेंट, कंफर्मेशन और रिकंसिलेशन। तो ये जो सेपरेशन है ये फ्रॉड और गलतियों को रोकता है। लिखा है ना, ये जो सेपरेशन हमने किया फ्रंट, मिड और बैक में से क्या होता है, फ्रॉड कम होती है, गलतियां कम होती हैं। तो रूल यही कहता है कि देखो, जो डील करता है वो सेटलमेंट नहीं करेगा। नो एम्प्लॉय शुड हैंडल बोथ डीलिंग एंड कंफर्मेशन एंड सेटलमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को आप डीलिंग भी दे दें और किसी को आप कंफर्मेशन और सेटलमेंट भी दे दें। डीलिंग वाला काम फ्रंट ऑफिस को दे दीजिए और जो सेटलमेंट और कंफर्मेशन वाला काम है वो बैक ऑफिस को दे दीजिए और मिड ऑफिस रिस्क कंट्रोल का काम करेगा। मतलब फ्रंट डील करता है, फ्रंट डील बनाता है, मिड रिस्क को कंट्रोल करता है और बैक सेटल करता है। रोल को कभी भी मिक्स मत कीजिए। और दोस्तों ये बहुत ही सुप्रीम टॉपिक है, जब ट्रेजरी पढ़ेंगे ना वहां भी फ्रंट, मिड और बैक आएगा, तो वहां भी मिलता जुलता रोल है। इसको ध्यान से देख लीजिए, बार बार इस पर सवाल आता है और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम लोग भूल जाते हैं कि फ्रंट क्या है, मिड क्या है। अरे फ्रंट जो है केवल डील करेगा, मिड वाला रिस्क को कंट्रोल करेगा और जो बैक वाला है वो सेटलमेंट करता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डीलर एग्जीक्यूट ट्रेड, मिड ऑफिस चेक रिस्क लिमिट, बैक ऑफिस सेटल एंड रिकॉन्सिलेट। तो ये याद याद रहेगा। अब देखिए, आपको मैं फॉर्मूला फ्लैश कार्ड बता देता हूँ अभी तक जितने भी फॉर्मूला हमने देखे हैं। पहला तो आपको बताया कि देखो, यदि फॉरेक्स प्रॉफिट आपको निकालना हो तो सेलिंग प्राइस ले लीजिए, सेलिंग रेट ले लीजिए, बाइंग रेट ले लीजिए और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा फॉर्मूला बताया आपको नेट ओपन पोजीशन का, इसको बोलते हैं हम लोग एनओपी। एनओपी कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कंप्यूट एनओपी। तो एनओपी निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल लॉन्ग माइनस टोटल शॉर्ट, इससे आपको एनओपी मिल जाएगा। तो एलएसबी याद रखिए, एलएसबी यानी कि लॉन्ग सब्ट्रैक्शन शॉर्ट, लॉन्ग माइनस शॉर्ट, ये आपको बैलेंस मिलता है, इसको बोलते हैं नेट ओपन पोजीशन। चलिए, ये बातें समझ में आ गई आपको। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल है कि फॉरेक्स डीलिंग रूम का प्राइमरी पर्पस क्या है। कस्टमर पासबुक प्रिंटिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, लॉकर मैनेजमेंट, रिटेल लोन सैंक्शन। सही जवाब है इसका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। राइट, और दोस्तों याद रखेंगे जो फॉरेक्स डीलिंग रूम होता है वो करेंसी बाइंग, करेंसी सेलिंग को हैंडल करता है प्लस ट्रेजरी ऑपरेशन को हैंडल करता है। फिर दूसरा सवाल है कि कौन सा ऑफिस है जो कि रिस्क मॉनिटरिंग को हैंडल करेगा फॉरेक्स ऑपरेशन में। विच ऑफिस हैंडल रिस्क मॉनिटरिंग इन फॉरेक्स ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस और लास्ट का है कस्टमर सर्विस डेस्क। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑफिस रिस्क मॉनिटरिंग को हैंडल करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज
यहाँ पे इसका सही जवाब है रिस्क मॉनिटरिंग मिड ऑफिस का काम होता है, राइट। मिड ऑफिस जो है रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि मॉनिटर करता है लिमिट को, एक्सपोजर को और कॉम्प्लायंस को। ठीक है, तो फॉरेक्स डीलिंग रूम का पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है रोल एंड क्वालिटीज ऑफ अ फॉरेक्स डीलर। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा कि फॉरेक्स डीलर रूम में सबसे पावरफुल रोल होता है किसका, तो डीलर का होता है। फॉरेक्स डीलिंग रूम में सबसे पावरफुल रोल यदि किसी का है तो वो डीलर का है। यही बंदा होता है जो बाय और सेल करता है। एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि जो हमारा जो फॉरेक्स डीलिंग रूम होता है वहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी होता है। और कौन ये बाइंग सेलिंग करता है, तो ये जो डीलर होता है वो आदमी होता है जो कि करेंसी को खरीदता है, करेंसी को बेचता है। फिर और क्या करता है दोस्तों, मार्केट में पोजीशन लेता है। और क्या करता है कि बैंक का जो फॉरेक्स प्रॉफिट है उसको ड्राइव करता है। सिंपल वर्ड में बोले तो जो डीलर होता है वो बैंक का करेंसी ट्रेडर है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो डीलर है वो बैंक का क्या है दोस्तों, डीलर जो है वो बैंक का करेंसी ट्रेडर माना जाता है। और दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो जॉब है वो हाई स्किल प्लस हाई स्पीड जॉब होती है। लिखा है ना, हाई स्किल प्लस हाई स्पीड रोल है, राइट। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरे दिन का प्रॉफिट उड़ा सकता है, इसीलिए हाईली स्किल पर्सन चाहिए और हाई स्पीड चाहिए। बिकॉज वन मिस्टेक कैन वाइप आउट द इंटायर डे प्रॉफिट। तो इसीलिए ये हाई स्किल और हाई स्पीड डिमांड करती है। और जो डीलर का परफॉर्मेंस होता है वो तीन चीज पे निर्भर करता है, स्किल, उसका स्किल क्या है, उसका स्पीड क्या है, उसका रिस्क डिसिप्लिन क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर डीलर ने डॉलर वर्सेस आईएनआर ट्रेड गलत जज कर लिया तो क्या होगा पता है आपको, 5 लाख का प्रॉफिट उल्टा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मिसजज्ड यूएसडी आईएनआर ट्रेड कैन टर्न अ 5 लाख प्रॉफिट इनटू लॉस इंस्टेंटली। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना रिस्क ये है, कितना जरूरी है कि प्रॉपर हमारे पास परफॉर्मेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्किल प्लस स्पीड प्लस रिस्क डिसिप्लिन। अगर मान लीजिए कि डीलर ने डॉलर आईएनआर ट्रेड गलत जज कर लिया तो 5 लाख का प्रॉफिट तुरंत उल्टा लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी तुरंत का तुरंत। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों तोड़ तोड़ के पढ़ना। आप बुक में देखेंगे एक लाइन में इन्होंने लिख दिया है, मैंने क्या किया है उसको कंसेप्ट बनाया, उसका डेफिनेशन दिया, उसको की आइडियाज में कन्वर्ट किया, फॉर्मुला रूल बनाया और फिर वन लाइन एग्जांपल दिया। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट बीएफएम को कवर कर रहे हैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में एक प्रॉपर स्केड्यूल के अनुसार। तो कल आप लोगों ने जरूर मॉक टेस्ट दिया होगा, मैंने एक फोल्डर में ऐड किया है मॉक टेस्ट। आप यदि नहीं दिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूं उसका मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, हमारे कोर्स में अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आप जो है देखिए कि आपको कितना मार्क्स स्कोर हो रहा है। यदि 60% से कम हो रहा है तो प्लीज आपको दोबारा थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता है। आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, पीडीएफ का चाहे तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जो लोग इस हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से बीएफएम में आपको कमांड मिलेगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, जिस हिसाब से हम लोग अभी अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक अवेलेबल है जो कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम का पहला अध्याय है बीएफएम का मेंटरशिप। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट 2 की बात करते हैं जो कि है डीलर का डुअल पोजीशन। क्या मतलब होता है इसका, कि देखिए दोस्तों इसका ये फंड पोजीशन भी लेता है, करेंसी पोजीशन भी लेता है। डीलर एक साथ दो चीजें मैनेज करता है, एक होता है फंड पोजीशन और एक होता है करेंसी पोजीशन। फंड पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि बैंक में आने जाने वाले फंड, लिखा है ना इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, राइट। जैसे कि आपका रिसीवेबल कितना है, पेबल कितना है। और करेंसी पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि करेंसी में लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है। तो ये होता है फंड पोजीशन और करेंसी पोजीशन, और दोनों को बैलेंस करना बहुत ही क्रिटिकल होता है, राइट। आप फंड को और करेंसी को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, और ये बैलेंस करना बहुत ही क्रिटिकल है। तो अगर मान लीजिए फंड का कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बैंक को नॉस्ट्रो ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भरना पड़ेगा या इंटरेस्ट इनकम का लॉस हो सकता है, समझे ना। मतलब कि दोनों को बैलेंस रखना, फंड पोजीशन को जिसमें हमारा फंड कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका डिस्कशन होता है, और करेंसी पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है करेंसी में, इसका डिस्क्रिप्शन होता है। यदि गलती से फंड कैलकुलेट हो गया तो नॉस्ट्रो ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट लगेगा या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। तो मिसमैच का क्या रूल मैंने बताया कि रिसीवेबल माइनस पेबल, और यदि ये मिसमैच आता है फंड पोजीशन में तो ये काउज करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। यदि मान लीजिए कि रिसीवेबल डिले हो गया, रिसीवेबल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक दुकान है, राइट, आपने किसी को सामान उधार पे दिया, अभी तक उसका पेमेंट आया नहीं है, तो जो 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 पैसा आना बाकी है ना, इसी को बोलते हैं रिसीवेबल, इसको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, राइट। तो दोस्तों याद रखेंगे कि यदि मान लीजिए रिसीवेबल डिले हो जाता है तो क्या होता है कि नॉस्ट्रो अकाउंट माइनस में चला जाएगा, राइट। तो फिर क्या होगा, बैंक को ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपका नॉस्ट्रो अकाउंट माइनस में चला गया ना, तो नॉस्ट्रो अकाउंट नेगेटिव में चला गया, और चूंकि नॉस्ट्रो अकाउंट नेगेटिव में चला गया तो आपको बैंक को ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ना क्या लॉस है, इंटरेस्ट इनकम का बैंक के लिए लॉस है ना। तो डीलर का गोल्डन रूल याद रखिएगा दोस्तों, क्या गोल्डन रूल है कि स्पीड से ट्रेड कीजिए पर नॉस्ट्रो मिस्टेक कभी मत कीजिए। इंटरेस्ट लॉस जो है आपके प्रॉफिट को किल कर देगा, खराब कर देगा।
फॉर्मूला फ्लैश कार्ड देख लीजिए। करेंसी पोजीशन जब भी निकालना रहे तो बस याद रखिएगा कि लॉन्ग में से शॉर्ट को माइनस कर देंगे तो करेंसी पोजीशन मिल जाता है। और जो फंड मिसमैच होता है वो रिसीवेबल और पेबल के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लॉन्ग पोजीशन एंड फंड पोजीशन, दीज आर द टू काइंड्स ऑफ पोजीशन। हमने अभी डिस्कस किया करेंसी पोजीशन लॉन्ग माइनस शॉर्ट, और फंड मिसमैच रिसीवेबल माइनस पेबल। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सवाल है कि विच क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ गुड फॉरेक्स डीलर। एक अच्छा फॉरेक्स डीलर का सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोस्तों। स्लो डिसीजन मेकिंग नहीं। एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस। तो दोस्तों देखिए, इसकी सही बात है कि स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता, राइट, ये होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि देखो नॉस्ट्रो कौन सा रिस्क राइज होगा यदि डीलर मिस कैलकुलेट करेगा फंड पोजीशन को। अभी बताया आपको कि जो नॉस्ट्रो अकाउंट में इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये राइज हो जाता है, तो बी नंबर करेक्ट है। तो दोस्तों फॉरेक्स डीलर का रोल सिंपल और धमाकेदार तरीके से आपने हमने समझ लिया यहाँ पे। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा करेंसी पोजीशन। अभी आपको फंड पोजीशन के बारे में बताया, अब करेंसी पोजीशन भी दो तरह का होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए डीलिंग रूम में सबसे पहले समझना होता है करेंसी पोजीशन को। करेंसी पोजीशन बताता है कि डीलर का नेट पोजीशन लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा। आफ्टर ऑल मर्चेंट और इंटरबैंक ट्रेड के बाद, सारा मर्चेंट और इंटरबैंक फॉरेक्स ट्रेड करने के बाद जो डीलर का पोजीशन होगा वो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, वो कौन बताता है? हमें करेंसी पोजीशन बताता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि लॉन्ग यदि ज्यादा हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि आपका लॉन्ग ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको ओवरबाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको ओवरबाउट बोलते हैं। और यदि शॉर्ट ज्यादा हो, ठीक है, शॉर्ट मोर हो, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ओवरसोल्ड, राइट। तो यही पोजीशन डिसाइड करता है कि डीलर कितना एक्सचेंज रेट रिस्क में है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डीलर एक्सचेंज रेट रिस्क से एक्सपोज है। तो ये जो पोजीशन है ना, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये डिसाइड करते हैं कि डीलर कितना एक्सचेंज रेट रिस्क में है। और मैनेजमेंट ने जो लिमिट दी है उसके अंदर ही रहना होता है, राइट। दे मस्ट स्टे विद इन द मैनेजमेंट अप्रूव्ड लिमिट। ये बातें समझ में आई? तो जो डीलर का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है या नेट शॉर्ट पोजीशन है, यही होता है हमारा करेंसी पोजीशन आफ्टर ऑल द मर्चेंट प्लस इंटरबैंक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नेट करेंसी पोजीशन निकालना है तो टोटल लॉन्ग ले लीजिए, टोटल शॉर्ट ले लीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हमें नेट करेंसी पोजीशन मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए लॉन्ग $5 मिलियन है, शॉर्ट $3 मिलियन है, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट से ज्यादा है तो नेट हमारा लॉन्ग रहेगा। कितना होगा नेट जी? माइनस कर दीजिए, ठीक है, $2 मिलियन। मतलब यूएसडी गिर गया तो लॉस का रिस्क है ना जी। तो यूएसडी में नेट लॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि डॉलर यदि गिर गया तो लॉस होने का रिस्क है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा फंड पोजीशन एंड गैप मैनेजमेंट। अभी आपको मैंने करेंसी पोजीशन बताया कि आपको सारे मर्चेंट के प्लस इंटरबैंक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के बाद नेट लॉन्ग है कि नेट शॉर्ट है वो देखा जाता है। यदि लॉन्ग ज्यादा है तो ओवरबाउट है, शॉर्ट ज्यादा है तो ओवरसोल्ड है। और ये बताता है कि कितना एक्सचेंज रेट रिस्क से एक्सपोज है, राइट। तो एक मैनेजमेंट एक लिमिट तय करती है, हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारा जो एक्सपोजर है वो उस लिमिट के अंदर ही रहे। नेट कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। अब जरा फंड पोजीशन की बात कर लें तो करेंसी के साथ साथ डीलर को एक और चीज मैनेज करनी होती है जो कि होती है फंड पोजीशन। इसमें दो चीज देखा जाता है कि आज का इनफ्लो कितना है, आज का आउटफ्लो कितना है, जो कि स्पॉट बेसिस पे होता है। और साथ ही साथ फ्यूचर डेट का इनफ्लो, फ्यूचर डेट का आउटफ्लो देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पोजीशन। इसमें दो चीजें हम देख रहे हैं, स्पॉट पोजीशन और फॉरवर्ड पोजीशन। तो अगर फंड कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बैंक को नॉस्ट्रो ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है या इंटरेस्ट इनकम का लॉस हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और जो फंड गैप होता है वो कितना रिसीवेबल है कितना पेबल है उसको माइनस कर देंगे। तो आज का रिसीवेबल मान लीजिए डिले हो गया, पैसा आया नहीं टाइमली, तो नॉस्ट्रो माइनस में चला जाएगा क्योंकि नॉस्ट्रो में बैलेंस है नहीं, तो फिर ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको एक तरह से बैंक को क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क से तो एक्सपोज है ही है। तो याद रखेंगे दोस्तों, फंड पोजीशन के कारण कौन सा रिस्क आता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। क्योंकि फंड पोजीशन में क्या होता है कि जो रिसीवेबल आने वाला था वो आया नहीं, तो बैंक का नॉस्ट्रो का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाएगा। और चूंकि नेगेटिव में जाएगा तो उनको ओडी पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ये बैंक के लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेट इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब देखिए एक टर्म लिखा है कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी की आवश्यकता क्यों है। देखिए दोस्तों, पहले फॉरेक्स, मनी मार्केट, डेरिवेटिव सब अलग अलग चल रहे थे, पर मार्केट क्या हो गया? इंटरकनेक्टेड हो गया, राइट। मार्केट बिकम इंटरकनेक्टेड, तो मार्केट इंटरकनेक्टेड हो गया, राइट। तो क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड स्वैप सब एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। लिखा है ना कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, राइट, हमारा जो एक्सचेंज रेट है प्लस जो हमारा फॉरवर्ड स्वैप है, राइट, ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। दे ऑल इंपैक्ट ईच अदर, राइट। इसीलिए बैंक ने सारे ट्रेजरी फंक्शन एक रूफ के अंदर मर्ज कर दिया
क्या किया है दोस्तों, इन्होंने बना दिया इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, फॉरेक्स प्लस मनी प्लस डेरिवेटिव, सिंगल फ्रेमवर्क। तो अगर मान लीजिए डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तो फॉरेक्स स्वैप की कॉस्ट भी चेंज होगी, इसीलिए डीलर को इंटीग्रेटेड व्यू चाहिए होता है। समझे दोस्तों। तो हुआ क्या कि मार्केट इंटरकनेक्टेड हो गया, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड स्वैप सब एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। तो सिलो ऑपरेशन को अवॉइड कीजिए, रिस्क कंट्रोल को इंप्रूव कीजिए, डिसीजन मेकिंग को स्पीड अप कीजिए। राइट, मैंने एग्जांपल भी समझा दिया। तो इंटरेस्ट रेट जो है डोमेस्टिक मार्केट में मूव करता है, अब ये फॉरेक्स स्वैप को अफेक्ट करेगा, इसलिए जरूरी था कि इंटीग्रेटेड, अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए तो फॉरेक्स स्वैप की कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए डीलर को इंटीग्रेटेड व्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पे मास्टर टिप याद रखिएगा दोस्तों कि एक्सचेंज रेट का लिमिट यदि तोड़ेंगे तो डायरेक्ट रिस्क से एक्सपोज होंगे, और फंड गैप कैलकुलेशन गैप यदि गलत है तो फिर नॉस्ट्रो इंटरेस्ट का लॉस होगा। समझ रहे हैं ना, एक्सचेंज का लिमिट तोड़िएगा तो डायरेक्ट रिस्क एक्सपोजर है, गैप कैलकुलेशन गलत होगा तो नॉस्ट्रो इंटरेस्ट लॉस होगा। इन दोनों मिस्टेक का कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, तो मिस्टेक करना ही नहीं है। तो अभी हमने 2-3 फॉर्मुला देखा, एक बार रिकॉल कर लीजिए। नेट करेंसी पोजीशन बोले तो लॉन्ग माइनस शॉर्ट, फंड गैप होता है रिसीवेबल माइनस पेबल, और एक्सपोजर रिस्क बढ़ता है जब नेट पोजीशन बढ़ता है। समझे बात को, तो ये ध्यान रखना है। एक दो सवाल कर लें तो ओवरड्राफ्ट और ओवरसोल्ड करेंसी पोजीशन एक्सपोज द डीलर टू कस्टमर सर्विस इशू, एक्सचेंज रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क ओनली, नो इशू। अभी आपको बताया जो करेंसी पोजीशन होता है उस कारण से हमें एक्सचेंज रेट रिस्क होता है, और जो गैप रिस्क होता है उस कारण से हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना, ओवर ये जस्ट नाउ वी हैव टोल्ड अबाउट इन द फंड पोजीशन में जो रिस्क था, जिसमें फंड पोजीशन रिस्क में हमने देखा था गैप मैनेजमेंट वाला। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था कि नॉस्ट्रो का जो बैलेंस था वो निगेटिव में चला रहा था, इस कारण से हमें ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। राइट, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क का, और यहाँ पे जो कि करेंसी की बात हो रही है तो करेंसी वाला एक्सचेंज रेट रिस्क होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी होता है वो विच फैक्टर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। मतलब इनमें से सवाल ये कर रहा है कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी किस वजह से इवॉल्व हुआ, और यहाँ पे नहीं पूछ रहा है किस वजह से इवॉल्व नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, लिबरलाइज एक्सचेंज कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ लोन अप्रेजल सिस्टम। क्या लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी है ये आया था हमारा डीरेगुलेशन के कारण, समझे, या एक्सचेंज कंट्रोल के लिबरलाइजेशन के कारण, या कह सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट का ग्रोथ। समझे, तो लोन अप्रेजल सिस्टम से सबको लेना देना नहीं है, यहाँ पे लोन अप्रेजल लिखा है नहीं। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, लिबरलाइज एक्सचेंज कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो हमने यहां से करेंसी पोजीशन, गैप पोजीशन, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, तीनों का कंसेप्ट अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी में और भी कुछ कंसेप्ट है, आई थिंक ये हमने डिस्कस किया है। तो पर्पस यही है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का कि बैंक का सारा काम, मार्केट ऑपरेशन स्मूथली चले और सेफली चले। राइट, अब यहां पे क्या कर रहा है कि ट्रेजरी, हाँ ट्रेजरी डेवलप्स, अब यहां पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात हो रही है दोस्तों। तो देखिए ट्रेजरी का एक पावरफुल टूल होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल ऑफ ट्रेजरी। तो जिसमें सबसे कॉमन, उसमें सबसे कॉमन डेरिवेटिव की बात करें तो आईआरएस होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है। तो आईआरएस क्या करता है दोस्तों, आईआरएस हेल्प करता है बैंक को इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने में। लिखा है ना, इट हेल्प बैंक टू हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो और क्या करता है कि मतलब कि फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट कर दो, रिस्क कंट्रोल हो गया है। तो जो आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, आप क्या कीजिए कि फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, और जैसे फ्लोटिंग से फिक्स में कन्वर्ट होगा तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। समझे, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यही कह रहा है कि आईआरएस यही करता है कि बैंक को हेज करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क के, मतलब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को फिक्स इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट कर देता है, इससे रिस्क कंट्रोल हो जाता है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो ट्रेजरी का सबसे पावरफुल टूल है डेरिवेटिव, और उसमें सबसे कॉमन यूज होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे लिखा है आईआरएस गेन और आईआरएस लॉस का फॉर्मूला। तो इसमें क्या करना है कि फिक्स इंटरेस्ट माइनस फ्लोटिंग इंटरेस्ट, जो भी डिफरेंस होगा वही आपका गेन है या लॉस है, और फ्लोटिंग इंटरेस्ट हम लोग नोशनल अमाउंट पे लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बैंक का फ्लोटिंग रेट लोन को आईआरएस यूज करके फिक्स बना देता है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है कि जो भी अभी आपका फ्लोटिंग रेट है उसको आईआरएस क्या करता है कि उसको फिक्स रेट में कन्वर्ट कर देता है, इससे क्या होती है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है। और यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आता है आर्बिट्रेज का। लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्बिट्रेज, इसको बोलते हैं रिस्क फ्री प्रॉफिट। तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि एक ही एसेट को एक मार्केट में खरीदना और दूसरी मार्केट में बेचना। मतलब आप एक ही एसेट को क्या कर रहे हैं कि एक मार्केट में खरीद रहे हैं और दूसरी मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, और बेच के प्राइस डिफरेंस पॉकेट कर लेना। याद रखिएगा इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इट अर्न रिस्क फ्री प्राइस डिफरेंस, कोई रिस्क नहीं होता, बस प्राइस गैप, बस प्राइस में गैप होना चाहिए। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस।
और यदि कुछ खर्चा भी हुआ है तो माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड मार्केट ए में 99 रुपीज का है, मार्केट बी में 100 रुपया का है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट आपको साफ दिख रहा होगा। अच्छा, तीसरा कंसेप्ट आता है कैपिटल एडिक्वेसी का। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो कैपिटल एडिक्वेसी देखने का सिंपल लॉजिक है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है वर्सेस उसके रिस्की एसेट कितने हैं। तो आप उसके कैपिटल को देखिए विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क वेट एसेट को, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यानी आप देख रहे हैं कि बैंक के पास कितना कैपिटल है विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क वेट एसेट, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। दिस विल टेल यू द कैपिटल एडिक्वेसी। अब देखिए दो चीज होता है, यदि रिस्क ज्यादा है, यदि हायर रिस्क है तो ज्यादा कैपिटल चाहिए। बैड लोन हो या एनपीए हो, यदि बढ़ गए तो कैपिटल एडिक्वेसी गिर जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला आता है सीआरएआर का, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। इसमें क्या करते हैं, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल नोमिनेटर में, रिस्क वेट एसेट डिनोमिनेटर में इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या सीखा है, देखो यदि एनपीए तुम्हारा ज्यादा होगा, राइट, तो आरडब्ल्यूए मान लो जो बढ़ गया तो सीआरएआर गिर जाएगा, तो बैंक को फ्रेश कैपिटल चाहिए। एनपीए ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैपिटल एडिक्वेसी कम हो जाएगी। कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि रिस्क वेट एसेट बढ़ जाएगा। रिस्क वेट एसेट बढ़ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है तो सीआरएआर हमारा घट जाएगा। सीआरएआर को बराबर करने के लिए हमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को कम करना, मिनिमाइजिंग द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, एनपीए कंट्रोल। तो ट्रेजरी का एक और इंपॉर्टेंट टारगेट होता है एनपीए कम करना। क्यों ऐसा टारगेट है दोस्तों, सिंपल सी बात है, यदि हमारा एनपीए कम होगा, राइट, तो क्या होगा, प्रोविजन में हमें कम करना पड़ेगा, कम प्रोविजन करना पड़ेगा। प्रोविजन कम करना पड़ेगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और जो हमारा कैपिटल रेशियो है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरह यदि एनपीए हमारा ज्यादा है तो क्या होगा, प्रोविजन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोविजन करना होगा। प्रोविजन ज्यादा करना होगा तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, समझे। तो मोर एनपीए मोर प्रोविजनिंग, सिंपल सा रूल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बेटर मॉनिटरिंग के लिए क्या करना होगा, बेटर क्रेडिट मॉनिटरिंग से आपका एनपीए कम होगा, प्रोविजनिंग कम होगी, ट्रेजरी प्रॉफिट स्ट्रांग होगा। तो याद रखिएगा, ट्रेजरी का मंत्र बिल्कुल सिंपल है कि स्मार्टली हेज करो और आर्बिट्रेज को कैप्चर करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और एनपीए को कंट्रोल करो। हमने अभी 4 फॉर्मूला देखे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आईआरएस का इंपैक्ट बताया आपको। तो फ्रेंड्स हमने 2-3 फॉर्मूला देखा है कि आईआरएस का इंपैक्ट बताया है, फिक्स रेट माइनस फ्लोटिंग रेट। आर्बिट्रेज प्रॉफिट बताया सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस माइनस कॉस्ट। और सीआरआर बताया कैपिटल अपॉन आरडब्ल्यूए इनटू 100। चलिए 1-2 सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, बाइंग ओनली, सेलिंग ओनली, नहीं, साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल टू अर्न रिस्क फ्री प्रॉफिट। यह सी नंबर करेक्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है आर्बिट्रेज। अगला सवाल कर रहा है कि देखो कैपिटल एडिक्वेसी का फोकस कहां पे होता है, इंक्रीजिंग ब्रांच स्टाफ, क्वालिटी ऑफ एसेट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग चेकबुक, एटीएम कैश लोडिंग। बी नंबर करेक्ट है, एसेट क्वालिटी को बढ़ाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। अगला कंसेप्ट है हमारा आरबीआई इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन, आईसीजी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन, आइए समझते हैं। तो दोस्तों फॉरेक्स डीलिंग रूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आरबीआई का इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन। इसका मेन पर्पज है डीलिंग रूम को सेफ, डिसिप्लिन, सेग्रीगेटेड और रिस्क कंट्रोल रखना। मेन पर्पज लिखा है ना, सेफ, सेग्रीगेटेड, डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल रखना, यही मेन पर्पज है आईसीजी का। तो यह गाइडलाइन बैंक को प्रोटेक्ट करती है कौन कौन से रिस्क से, ऑपरेशनल, मार्केट, क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी रिस्क। तो कंट्रोल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कंट्रोल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कि सेग्रीगेट करो, लिमिट मेंटेन करो, मॉनिटर करो और कॉम्प्लायंस करो। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि डीलर डील करेगा पर सेटलमेंट कभी नहीं करेगा, सेटलमेंट हमेशा बैक ऑफिस करेगा, आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल है, राइट। अभी आपको बताया था ना कि सब फंक्शन को डिसएग्रीगेट किया गया है। तो इससे क्या होता है कि बैंक ऑपरेशनल, मार्केट, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी रिस्क से बच जाती है, राइट। यही बातें समझाई जा रही है, सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आता है कोर आरबीआई इंटरनल कंट्रोल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आरबीआई ने डीलिंग रूम के लिए कुछ मैंडेटरी कंट्रोल सेट किए हैं कि इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, इसमें रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसका लिमिट इतना होना, कुछ मैंडेटरी कंट्रोल सेट किए हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, सेट ऑफ मैंडेटरी स्ट्रक्चरल, फिर रिस्क कंट्रोल हो, प्रॉपर रिस्क कंट्रोल मेजर लें, लिमिट डालें, मॉडल वैलिडेट करें, लिखा है ना, सिक्योर एक्सेस हो। तो आरबीआई ने डीलिंग रूम के लिए ये सब मैंडेटरी कंट्रोल सेट किया है और ये सब इंश्योर करता है कि डीलिंग रूम सेफ बाउंड्री के अंदर ऑपरेट करे। अब रूल क्या कहता है दोस्तों, कि जितने भी फॉरेक्स डील हैं वो अप्रूव्ड लिमिट के अंदर हो। अब अप्रूव्ड लिमिट में एनडब्ल्यूपीएल, आईजीएल, एजीएल, ये सब के सब लिमिट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डीलर जो है स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करेगा, राइट, वरना लॉस अनकंट्रोल हो जाएगा यदि ब्रेक करेगा तो दोस्तों याद रखिएगा कि लिमिट जैसे ब्रेक होगा तो इसको रेड फ्लैग माना जाता है, और सेग्रीगेशन ब्रेक होगा तो ये मेजर वायलेशन माना जाता है, राइट। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। इसके बाद दोस्तों एक और कंसेप्ट है, वो है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका, कि सिस्टम डीलिंग रूम वॉल्यूम रेडी होनी चाहिए। जो आपका सिस्टम है
सिस्टम, डीलिंग रूम जो सिस्टम है वो वॉल्यूम को मैच करेगा, और फ्रंट, मिड और बैक ऑफिस को स्ट्रिक्टली सेग्रीगेट करके रखो, राइट। तो सबका फंक्शन अलग अलग है, फ्रंट, बैक और मिड ऑफिस का। दूसरा चीज है हमारा कि एक्सेस रूल, मतलब कि एक्सेस रोल बेस्ड होना चाहिए। नॉन डीलिंग स्टाफ को डीलिंग सिस्टम का एक्सेस स्ट्रिक्टली डिनाइड होना चाहिए, ठीक है। तो रोल बेस्ड एक्सेस रखो, जो पर्सन डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं है उसको एक्सेस मत करने दो डीलिंग सिस्टम को। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी इन आउटसोर्स आईटी, मतलब कि आउटसोर्सिंग अलाउड है लेकिन कस्टमर और ट्रेडिंग डेटा सिक्रेसी मैंडेटरी है, ठीक है। बैंक डेटा सिक्रेसी इंश्योर करे जबकि आईटी आउटसोर्स है। चौथा लिखा है ग्लोबल लिमिट फॉर इंटर बैंक डील, मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ कि डोमेस्टिक और ओवरसीज डीलिंग लिमिट, राइट। इट मीन्स डोमेस्टिक एंड ओवरसीज डीलिंग लिमिट बैंक के रिस्क पॉलिसी के हिसाब से सेट किए जाते हैं। फिर लिखा है कैपिटल एडिक्वेसी फॉर डीलिंग एक्टिविटी, यानी दोस्तों एग्रेसिव ट्रेडिंग से पहले बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल होना बहुत जरूरी है। बैंक मस्ट इंश्योर इट हैज सफिशिएंट कैपिटल बिफोर एंटरिंग द एग्रेसिव ट्रेडिंग, यानी एग्रेसिव ट्रेडिंग होने से पहले सफिशिएंट कैपिटल होना बहुत जरूरी है। फिर एक मॉडल को बोलते हैं वीएआर मॉडल। वीएआर क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क मॉडल। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मार्केट रिस्क क्वांटिफाई करने के लिए हम वीएआर कंपलसरी है। तो आपको यदि क्वांटिफाई करना है कि देखो मार्केट रिस्क कितना है, तो वैल्यू एट रिस्क से आप इसको ये क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो अभी नोट कर लीजिएगा कि मार्केट रिस्क को क्वांटिफाई करने का जो टूल होता है वो वीएआर होता है। अच्छा, इसके बाद लिखा है कि डीलर लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट, मतलब क्या होता है? यहां देखिए लिखा है कि हर डीलर को स्पेसिफिक लिमिट दी जाती है, ट्रेडिंग सिर्फ इन लिमिट के अंदर ही अलाउड है। और फिर लिखा है दोस्तों डील वाइज कॉम्प्लायंस। अच्छा, एक चीज है छूट गया है, मॉडल रिव्यू एंड वैलिडेशन, मतलब कि मॉडल को टेस्ट करो, वैलिडेट करो, रिकैलिब्रेट करना मैंडेटरी है। और फिर लिखा है दोस्तों कि डील वाइज कंप्लायंस टू लिमिट, हर ट्रेड को फॉलो करना होता है। जितने भी डील्स हैं सबको काउंटर पार्टी लिमिट फॉलो करना है, सबको कॉन्ट्री एक्सपोजर लिमिट फॉलो करना है, स्टॉप लॉस लिमिट फॉलो करना है, एनडब्ल्यूपीएल यानी कि नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट फॉलो करना है, इंडिविजुअल गैप लिमिट फॉलो करना है, एग्रीगेट गैप लिमिट फॉलो करना है। मतलब ये सब के सब लिमिट्स को जो है सभी डील को फॉलो करना है। फिर एक लिखा है मंथली प्रॉफिट एंड लॉस इवेल्यूशन एट आरबीआई क्लोजिंग रेट, मतलब क्या होता है कि हर मंथ फॉरेक्स प्रॉफिट एंड लॉस को आरबीआई क्लोजिंग रेट पर मार्क टू मार्केट करना मैंडेटरी है, समझे। तो फॉरेक्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसे मार्क टू मार्केट करो मंथली यूजिंग आरबीआई नोटिफाइड क्लोजिंग रेट। दोस्तों हमने यहाँ पे 2-3 फॉर्मुला देखा, एक बार रिकॉल कर लीजिए। जो हमारा नेट ओवरनाइट एनडब्ल्यूपीएल है दोस्तों, एनडब्ल्यूपीएल का क्या मतलब है? ओवरनाइट पोजीशन लिमिट होता है, तो ये टोटल लॉन्ग ओपन पोजीशन माइनस टोटल शॉर्ट ओपन पोजीशन, राइट। तो ये माइनस कर दीजिएगा तो आपको एनडब्ल्यूपीएल मिल जाएगा। और जो वैल्यू एट रिस्क होता है ये आपको बताता है कि कितना लॉस है एक सर्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ओवर वाई टाइम हॉरिजन, राइट। तो ये लॉस की प्रोबेबिलिटी को बताता है कि कितना पोटेंशियल लॉस है एट सर्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल ओवर वाई टाइम हॉरिजन, राइट। दैट इज व्हाट वीआर इज ऑल अबाउट, वैल्यू एट रिस्क इज ऑल अबाउट। और गैप कैसे निकालते हैं? मैच्योरिंग एसेट माइनस मैच्योरिंग लायबिलिटी, जिससे आपको गैप मिल जाता है, राइट। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि आरबीआई रिक्वायर्ड मंथली इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेक्स पीएलएन यूजिंग। तो क्या कर रहा है दोस्तों कि फॉरेक्स पीएलएन मंथली किस रेट पर इवैल्यूएट होती है? डीलर इंटरनल रेट, फिडे मर्चेंट रेट, आरबीआई क्लोजिंग रेट, मार्केट डिटरमाइंड फॉरवर्ड रेट। तभी बताया कि इसको डिटरमाइन किया जाता है आरबीआई के क्लोजिंग रेट पे, राइट। तो हर डीलर को लिमिट दी जाती है, ट्रेडिंग सिर्फ उसी लिमिट के अंदर करना है। और जो मंथली इवैल्यूएशन होता है हमारा फॉरेक्स डीलिंग का, राइट, वो किस रेट पे होगा? वो आरबीआई के क्लोजिंग रेट पे होगा। और हर मंथ फॉरेक्स प्रॉफिट एंड लॉस को आरबीआई क्लोजिंग रेट पर मार्क टू मार्केट करना मैंडेटरी है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको मैंने वही बताया था कि फॉरेक्स प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी मार्क टू मार्केट मंथली यूजिंग द आरबीआई नोटिफाइड क्लोजिंग रेट। आई होप ये चीजें याद रहेंगी आपको। इसके बाद कह रहा है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आरबीआई मैंडेटेड लिमिट, इनमें से कौन सा आरबीआई मैंडेटेड लिमिट है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्रांच कैश रिजर्व लिमिट, नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट, फिर लिखा है कस्टमर वाइज टर्नओवर लिमिट, एक्सपोर्ट बिल लिमिट। सही जवाब है नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट। यही हमारा जो है आरबीआई के द्वारा मैंडेटेड लिमिट है। तो आरबीआई का इंटरनल कंट्रोल में हमने सेग्रीगेशन देखा, लिमिट देखा, मॉडल को वैलिडेशन देखा, कॉम्प्लायंस देखा, सब एकदम क्लियर हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं बैक ऑफिस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस का क्या रोल है दोस्तों? देखिए डीलिंग रूम का साइलेंट हीरो होता है बैक ऑफिस। साइलेंट हीरो कोई होता है तो बैक ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस डील करता है, लेकिन बैक ऑफिस इंश्योर करता है कि डील सही तरह प्रोसेस हो, सेटल्ड हो, कंफर्म हो, रिकनसाइल हो। ये सब कौन इसे इंश्योर करेगा? बैक ऑफिस इंश्योर करेगा। इसका रोल 2 पार्ट में आप स्प्लिट होता है। एक तो यहाँ पे लिखा है सपोर्ट रोल, लिखा है ना जी, सपोर्ट रोल प्ले करता है। सपोर्ट रोल यानी कि डील एंट्री, डील अकाउंटिंग, डील कंफर्मेशन, डील सेटलमेंट। और दूसरा होता है इसका कंट्रोल रोल। कंट्रोल रोल का मतलब क्या हुआ कि जो भी गलती है, जो भी फ्रॉड है, जो भी मिस रिपोर्टिंग है, इसको डिटेक्ट करना।
तो ये सपोर्ट रोल भी प्ले करेगा, कंट्रोल रोल भी प्ले करेगा। सपोर्ट में क्या करेगा, एंट्री करेगा, अकाउंटिंग करेगा, कंफर्म करेगा, सेटल करेगा। और कंट्रोल में क्या करेगा, गलती, फ्रॉड, मिस रिपोर्ट को डिटेक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बैक ऑफिस का दो फॉर्मूला है कि सेटलमेंट एरर ना के बराबर हो और रिकॉन्सिलेशन कंप्लीट हो। तो अगर बैक ऑफिस एक मिसमैच मिस कर दे तो डीलर गलत पोजीशन या हिडन लॉस छुपा सकता है ना। तो यदि बैक ऑफिस मान लीजिए एक मिसमैच को मिस कर दे तो जो डीलर होता है वो क्या करेगा, गलत पोजीशन या हिडन लॉस को छुपा सकता है। समझ रहे हैं ना कितना बड़ा क्रिटिकल रोल है। और उसके बाद आता है मिड ऑफिस। मिड ऑफिस एक इंडिपेंडेंट रिस्क कंट्रोल टीम होती है। नाम ही इसका काम ही है, ये इंश्योर करता है कि डीलर लिमिट तोड़कर ट्रेड ना करे। ये इंश्योर करेगा कि जो डीलर है वो लिमिट तोड़कर ट्रेड ना करे। बैक ऑफिस क्या कर रहा था, सेटलमेंट को देख रहा था कि डील सही तरह से प्रोसेस हो, सेटल हो, कंफर्म हो, रिकंसाइल हो। इसका सपोर्ट रोल होता है, इसका कंट्रोल रोल होता है। सेटलमेंट एरर ना के बराबर हो, फुल रिकंसिलेशन हो। और जो हमारा मिड ऑफिस है वो क्या करता है, रिस्क को डीलर लिमिट को तो नहीं तोड़ रहा है ये चेक करता है कि डीलर कहीं लिमिट को तो नहीं तोड़ रहा है। तो ये NWPL चेक करेगा, VAR को मॉनिटर करेगा, स्टॉप लॉस चेक करेगा, गैप लिमिट को ट्रैक करेगा जैसे कि IGL AGL कितना है, मॉडल को वैलिडेट करेगा। तो फॉर्मूला इसमें यही है कि जितना रिस्क तुम ले सकते हो वो रिस्क पैरामीटर जो मिड ऑफिस सेट कर रहा है उससे कम होना चाहिए। तो अगर डीलर नेट ओपन पोजीशन लिमिट क्रॉस करे तो मिड ऑफिस तुरंत फ्लैग करेगा और ट्रेड को स्टॉप कर देगा। समझ में आ रहा है ना इसका रोल क्या है। तो प्लीज याद रखेंगे, फ्रंट ट्रेड करेगा, राइट, मिड ऑफिस का रिस्क कंट्रोल करेगा, बैक ऑफिस सेटल करेगा। और यदि आप मिक्स किए इन तीनों के रोल को तो कंट्रोल फेलियर हो जाएगा। तो बैक ऑफिस कंट्रोल चेक, डीलर बुक्ड माइनस डीलर कंफर्म माइनस डील सेटल्ड। फिर NWPL लॉन्ग ओपन पोजीशन माइनस शॉर्ट ओपन पोजीशन। रिस्क ब्रीच यानी कि एक्चुअल एक्सपोजर माइनस अप्रूव्ड लिमिट, इतना ही ब्रीच होता है। एक दो सवाल कर लेते हैं। विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेटलमेंट एंड रिकंसिलेशन ऑफ फॉरेक्स डील। अभी आपको बताइए ये सेटलमेंट रिकंसिलेशन वाला काम जो है किसका है जी, ये काम है बैक ऑफिस का। C नंबर करेक्ट होगा। फिर अगला सवाल है, मिड ऑफिस प्राइमरीली किससे डील करता है, कस्टमर KYC से, रिस्क मॉनिटरिंग से, कैश काउंटिंग से, लॉकर मैनेजमेंट से। हाँ, रिस्क मॉनिटरिंग से और कॉम्प्लायंस को लिमिट करने से, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डेमो सेशन। आप यदि इस तरह के वीडियोस को सभी इंटायर सिलेबस के लिए चाहते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आप इनरोल हो सकते हैं। और आपसे